वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी कविता मातृभूमि, जो कि आपकी बुक मल्हार का पहला पार्ट है। 6th क्लास में एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसमें। इसके साथ ही हम लोगों ने दूसरी कविता भी पढ़ी थी, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ पढ़ने के लिए दी हुई है, पुष्प की अभिलाषा। इसमें बेटा आपको देख रहे होंगे पाठ के ऊपर ही आपको QR कोड दिखाई पड़ रहा है। इसे बेटा QR कोड कहते हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये QR कोड है। इसको जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, आपके फोन में स्कैनर होता है एक, उससे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए और लेसन, वीडियो, ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इनको भी आप पढ़ते टाइम इस्तेमाल कीजिए। आगे चलिए हम लोग करते हैं अब इस पाठ के आपके जो अभ्यास कार्य हैं उनको हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। कवि का परिचय मैंने आपको कल के वीडियो में बता ही दिया था, सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में, कि 1906 में इनका जन्म हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी खास कविताएं देशभक्ति पर ही हैं, जैसे बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथ में ये कविता जो हमने पढ़ी है आपका मल्हार का पहला पाठ है। तो पाठ में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको कहा गया है कि दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर, सटीक यानी कि सबसे सही, मतलब मोस्ट एक्यूरेट, सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए, यानी कि स्टार बनाइए। आपको यहाँ पर टिक का जो है राइट का मार्क नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको स्टार बनाना है। अब स्टार बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरीके से करके बनाते हैं स्टार, वो बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, चरण, हिमालय, वंशी या सिंधु। तो आपने देखा था कविता में शुरू में, अगर आपको ध्यान होगा, कविता को दोबारा देख लेते हैं हम लोग। शुरू में कहा गया था कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले जो नित सिंधु झूमता है। यहाँ पर सिंधु जो वर्ड है, ये सिंधु शब्द पैरों में कौन है, हिंद महासागर, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, सिंधु। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हिमालय के, हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आप स्टार बना देंगे, सिंधु के ऊपर स्टार बना देंगे आप, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या फिर भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। देखिए, कविता को फिर से एक बार हम नजर डाल लेते हैं इस पर। तो देखिए, पहले तो इन्होंने हिमालय की बात की, महासागर की बात की, फिर नदियों की बात की, उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर झरने हैं, पहाड़ियां हैं, चिड़िया चहक रही हैं, यानी कि प्रकृति की बात की, अमराइयों की बात की, कोयल की बात की, यहाँ की पवन की बात की। इसके बाद यहाँ के इन्होंने जो रघुपति सीता की बात की, श्री कृष्ण की बात की, गौतम की बात की। उसके बाद ये युद्ध भूमि है, मेरी बुद्ध भूमि है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ की प्रकृति की बात भी कर रहे हैं वो। साथ में यहाँ के महापुरुषों की बात कर रहे हैं और भारत की प्रशंसा की बात कर ही रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के भारत की प्रशंसा की बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट या फिर सटीक जिसे कहेंगे, सटीक आंसर जो बनेगा वो बनेगा पहला वाला, भारत की प्रशंसा की बात की गई है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ये उत्तर हमने क्यों चुने हैं, क्योंकि सिंधु जो कहा गया है, सिंधु महासागर के लिए कहा गया है, चरण का मतलब पैर होता है, हिमालय पर्वतमाला है, वंशी बांसुरी को कहा जाता है, तो महासागर के लिए एक ही शब्द बनता है, सिंधु। इसी तरीके से भारत की प्रशंसा की गई है, क्योंकि भारतवासियों की वीरता का तो बखान हुआ ही नहीं है, प्रकृति की सुंदरता की भी बात कही गई है, प्राकृतिक सुंदरता की भी बात कही गई है, और भारत के महापुरुषों की भी जय की गई है। इसलिए जब दो ऑप्शन ठीक हो रहे हैं तो दो को तो आप नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने भारत की प्रशंसा की गई है कहा, क्योंकि जब आप महापुरुषों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता की भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भारत की प्रशंसा में ही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है मिलकर करें मिलान। इसमें आपको मैच करना है इनमें से, पाठ में चुनकर
कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपके पाठ में से ही ये शब्द दिए गए हैं आपको बेटे। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसमें है, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आपके शिक्षक भी हूं मैं और इंटरनेट पर भी बोल रही हूँ, साथ में शब्दकोश को भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीनों की तीनों चीजें आपको इस वीडियो में मिल रही है बेटा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से हेल्प ले सकते हैं इसकी, आप इसको अपनी अटेम्प्ट को करने, आपकी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा पूरा स्क्रॉल कर लूं। हाँ देखिए पूरा आ गया आप हमारे पास। अब इसमें से हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वतमाला है हमारी। तो हिमालय क्या है? हमारी पर्वतमाला का नाम है। कहां पर इसका आंसर आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। 10 में से कहां पर है ढूंढते हैं। हाँ 1 मिनट, मुझे नहीं मिला अभी भी। हाँ मिल गया। द लास्ट वन इट इज, ये है भारत की उत्तर सीमा पर फैली पर्वतमाला। ये पहला आंसर हो गया आपका, पहले वाला जो आपका पूछा गया है उसका आंसर हो गया। तो इसको हम इससे मिला देंगे। पहले वाले को आपने लास्ट वाले से मिला दिया। मेरे पास स्क्रीन में पूरा कवर नहीं हो रहा है बेटा ये, चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा तो आसानी रहेगी। इसके बाद आपका शब्द आया है त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी कि 3 किन्हीं चीजों का संगम है ये। वो 3 चीजें क्या थी हमने कविता में पढ़ा था, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर था 3 नदियों की मिली हुई धारा। तो 3 नदियों की मिली हुई धारा यहाँ पर है ये, ठीक है। मैं एक एक को मिलाती जाऊंगी, 5 को मिला के उसके बाद उनको हटा दूंगी बेटा, है ना, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। अगला है मलय पवन। मलय पवन किसे कहते हैं? जो मलय पर्वत से आती हुई हवा होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये मिल गया दक्षिण से, सॉरी यहाँ पर टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो त्रिवेणी थी 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा थी। और मलय पवन है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से आती हुई खुशबू वाली हवा, इसको मलय पवन कहा जाता है। अब सिंधु क्या है? सिंधु किसे कहा गया है? यहाँ पर आपने अभी पीछे भी क्वेश्चन में किया था बेटे, उसमें किसे कहा गया था? सिंधु जो है आपके महासागर को कहा गया था। महासागर को यहाँ पर सिंधु नाम दिया गया था। हालांकि एक नदी भी है हमारे यहाँ सिंधु, जिसका नाम है, तो सिंधु यहाँ पर कहा गया है समुद्र को इस कविता में। अगला है गंगा यमुना। गंगा यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। अगला है रघुपति। रघुपति राम को कहा जाता है। तो रघुपति को कहां पर है? देखिए ढूंढिए बेटा, रघुपति कौन है? श्री राम को कहा जाता है। कहां पर है? देखिए श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। अगले हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन है? भारत के श्री कृष्ण प्रसिद्ध जो हमारे देवता हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। अगले हैं सीता। सीता जनक की पुत्री जानकी हैं, आप सभी को मालूम होगा पहले से ही। अगला है गीता। तो गीता क्या है? हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें कुछ प्रश्नोत्तर और संवाद है, जो कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, कृष्ण और अर्जुन ने उसमें संवाद किया था। बीच में अर्जुन को क्या हुआ था कि कुछ ये ऐसे चिंता सताने लगी थी कि मैं अपने ही रिश्तेदारों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो यहाँ पर कृष्ण ने उनको कन्विंस किया था कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तो वो सारा का सारा जो उपदेश है, वो जो सारा का सारा कम्युनिकेशन है, क्वेश्चन आंसर है उन दोनों के, वही गीता कहे जाते हैं। गीत महाभारत का ही एक अंश है वो बेटा। तो गीता कहाँ जाके मैच होगा? यहाँ सातवें में हो जाएगा कि एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, इसमें से भी प्रश्नोत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। आगे हैं गौतम बुद्ध। एक ही बचा वैसे तो, पर हालांकि हम पढ़ लेते हैं। एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, यानी कि जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तो ये जाकर के यहाँ मिल जाएगा। ये आपके सारे के सारे मैच हो गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है बेटे। किसी को कहीं भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियां क्या है? आपकी कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
यानी कि इनको समझ करके आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में भी इनको लिखना है। तो लाइनें क्या है? यह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह युद्ध भूमि कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये वही भूमि है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण की गीता की बात कही है, उसके बाद यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी ने कहा है कि ये मेरी युद्ध भूमि है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। तो सोहन लाल द्विवेदी जी युद्ध को भी बुरा नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है इन लाइनों को मानते हुए कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध करने से भी नहीं घबराना चाहिए, सदैव न्याय का साथ देना चाहिए। तो ये मेरी युद्ध भूमि है, भारत की जो धरती है ये मेरी युद्ध भूमि है और ये मेरी बुद्ध की भूमि भी है। यानी कि एक हो तो कहते हैं कि युद्ध की भूमि है जो कि कहती है कि अगर आवश्यकता पड़े तो युद्ध कर, और यही बुद्ध की भूमि भी है जो बुद्ध कहते हैं कि ये अहिंसा को अपनाओ, यानी कि किसी को भी बेवजह मत सताओ, हिंसा मत करो। यानी कि एक तरफ वो युद्ध की बात करते हैं, दूसरी तरफ अहिंसा की बात करते हैं। दोनों बातें एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसी आवश्यकता हो उस तरह के विचारों को आप अपनाइए। अगर आपको लगे कि अहिंसा से शांति से काम चल सकता है तो आप बुद्ध को फॉलो कीजिए, लेकिन अगर उससे काम नहीं चल रहा है, आपके सारे के सारे शांति प्रयास विफल हो चुके हैं, यानी कि शांति स्थापित करने के, शांति लाने के सारे एफर्ट्स आपके बेकार हो चुके हैं, जैसे कृष्ण के खत्म हो गए थे, अर्जुन के सारे शांति से काम को निपटाने की कोशिशें बेकार हो गई थी, तब उन्होंने युद्ध किया था। तो इस तरीके से युद्ध से भी कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं ये मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। मतलब ये मेरी मातृभूमि है, ये भूमि मेरे लिए माँ के समान है और ये मेरी जन्मभूमि है, यानी कि ये मेरी ऐसी भूमि है जहां पर मेरा जन्म हुआ है। तो ये यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या है। इसे आप लोग चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज है। इसके अलावा बेटा आपको अगर कुछ और लग रहा है तो वो आप मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज है सोच विचार के लिए। तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? कोयल पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है। तन मन कौन संवार रही है? कविता आप दोबारा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां से तन मन कौन संवारता है। यहाँ पर आपके पास एक पवन की बात आई थी, एक पवन का चर्चा हुआ था कविता में कि वो तन मन संवारती है ना। तो वही पवन की बात आ जाएगी। यहाँ पर बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। ये तन मन कौन संवार रही है? मलय पवन। तो मलय पवन कौन सी पवन है? जो कि दक्षिण के पहाड़ों से आती है, दक्षिण से आती हुई हवा होती है, साउथ से आती है ये हवा, और इसमें महक होती है, खुशबू होती है। तो ये खुशबू वाली जब हवा आती है तो तन मन संवर जाता है, यानी कि तन को अच्छा लगता है और मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि तन मन कौन संवारती है? मलय पवन संवारती है। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि तन मन को मलय पवन संवारती है। इसके बाद अगला है आपका झरने कहाँ झरते हैं। अब झरने कहाँ झरते हैं हम फिर से कविता में ढूंढेंगे। तो झरनों की बात कहाँ पर हुई थी? देखिए यहाँ पर आपकी झरनों की बात कहाँ पर हुई थी? झरनों की बात ऊपर ही हुई थी। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, झरते अनेक झरने जिसकी पहाड़ियों में, किसकी पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं? यहाँ पर देखिए बात अभी तक यहाँ पर हिमालय की ही बात हो रही है। तो हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। तो आप यहाँ पर आप लिख देंगे कि हिमालय की पहाड़ियों में झरने झरते हैं, हिमालय की पहाड़ियों से झरने झरते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया था। किसे सुनाया था? अर्जुन को सुनाया था। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने से पहले सुनाया था। महाभारत किसने लिखा था बेटा? मैं आपको वो भी बता दूं, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। आगे गौतम ने किसका यश बढ़ाया? फिर से हमें कविता पर जाना पड़ेगा। कविता में आया है कि गौतम ने किसका यश बढ़ाया था, है ना। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर किसका सुयश बढ़ाया? भारत में जन्म लेकर गौतम ने भारत का सुयश बढ़ाया। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा कि गौतम ने यहाँ पर जन्म लेकर भारत का सुयश बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? यहाँ पर जन्म लेकर। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं,
तो लहर का मतलब होता है पानी के हिलोर मारना, पानी में जो लहरें आती हैं, वेव्स जिन्हें आप कहते हैं बेटा। तो मौज, उमंग, वेग, जोश, ये सब के सब अर्थ लहर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। छहर का मतलब होता है बिखर जाना, छितराना, छिटकना, फैलना, किसी चीज का यहाँ वहां स्प्लिट हो जाना। तो छहर जाना मतलब बिखर जाना, फैल जाना, और लहर जाना यानी कि पानी में जो लहरें आती हैं उनके लिए कहा गया है। आगे है, कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो अब कहाँ कहाँ छटा छहर रही है हमें अगर देखना है तो इसके लिए हमें यही देखना पड़ेगा, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कहाँ छहर रही है? पग पग मतलब हर कदम कदम पर इनकी सुंदरता बिखरी हुई है। किनकी? नदियां लहर रही हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी है, इनकी नदियां जो है लहरा रही हैं और इनकी सुंदरता कदम कदम पर फैली हुई है। आपका अगला प्रश्न है बेटा, किसका पानी लहर रहा है? यहाँ पर पानी किसका लहर रहा था? देखिए, नदियां लहर रही हैं, यानी कि पानी किसका लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। कौन कौन सी नदियां? गंगा यमुन त्रिवेणी कहा है यहाँ पर, यानी गंगा यमुना और सरस्वती, इनका पानी यहाँ पर लहर रहा है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है कविता की रचना, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो कविता की रचना के लिए यहाँ पर कहा गया है कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती की जो त्रिवेणी है इनकी नदियां लहरा रही हैं। तो यमुना शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो यमुना नदी के लिए किया गया है, यानी कि यमुन कहा गया है यमुना को, इसमें से आ की मात्रा हटा दी गई है। तो जब कोई कवि कविता लिखता है बेटे तब ये बात होती है कि कभी लय बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए और कविता की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अगर आप कविता पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता चलेगी, बहुत से शब्द होते हैं जिनको शॉर्ट करके लिख दिया जाता है, उनमें एक आध मात्रा बढ़ा भी दी जाती है कई बार, तो ऐसे कविताएं लिखी जाती हैं। ठीक है बेटे, तो कभी आप ही कविता लिखेंगे तो ऐसे इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, और कहीं कविता पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मात्रा गलत लिख दी गई है या फिर यहाँ पर ये क्यों लिख दी गई है। तो जब कविता लिखी जाती है तो कविता में कुछ मात्राओं के लिए उनको छूट होती है कवियों को कि वो चेंज कर सकते होती है। आगे फिर से एक मिलान आ गया आपका, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो, स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां जो दी गई हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव को हमें मिलाना है। यहाँ पर जिनमें सेम फीलिंग की बात आ रही है उनको हमें मैच करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ आम के घने उद्यान है। यहाँ पर 1 मिनट, आपको पर्सनली ये सारी की सारी लाइंस पढ़नी पड़ेंगी बेटा, है ना। तो जैसे पहली ये कही गई है, यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अगला कहा गया है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, यह भूमि मेरी माँ समान है। इसके बाद कही गई है बात, वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो पहला वाला जो है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ये भाव किससे मिल रहा है? मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। यहाँ पर ये मैच हो रहा है। अगला है, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं, या फिर वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इससे ही मैच करेगा, जो कि कोयलों की बात आपके पहले वाले में हो रही है। अगला है, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने घने बाग हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहाते हैं। तो ये आपकी इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चर्चा करनी है कि अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। तो कोयल क्यों पुकार रही होगी और किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? कोयल की आवाज बेटा कू कू की आवाज होती है कोयल की, बहुत लंबा कू कू, इस तरीके से कोयल बोलती है। और क्यों पुकारती है कोयल, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कोयल के बोलने के। हो सकता है उसको आम खा के पेट भर गया हो उसका, इसलिए वो खुश होके गा रही हो, या फिर उसको वहां की हवा, वहां का मौसम अच्छा लग रहा हो इसलिए गा रही हो, या फिर वो अपने मित्रों को पुकार रही हो कि देखो यहाँ पर और अच्छा खाना है, यहाँ पर आओ तुम सब भी पेट भर लो, या फिर
उसकी आदत ही होती है कि जब बारिश होती है तो कोयल बोलती है। इस वजह से गा रही होगी, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आम के बाग में कोयल बोल रही होगी। आप अपने हिसाब से अपने अंदाजे से लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। यहाँ पर बहती हुई मलय पवन है जो कि तन मन को संवारती है। अब हवा तन मन को कैसे संवार सकती है ये हम लोग जानेंगे। तो हवा जब लगती है, आप भी देखते होंगे बेटा, अभी फिलहाल जैसे आप लोगों ने देखा गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर हवा चलने लग जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमारी बॉडी भी अच्छा फील करती है। तो इस तरीके से जब ठंडी हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है, अच्छी हवा लगती है जब बॉडी को, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे तन को मन को खुशी मिलती है और वो संवर जाती है। तो पवन जो है वो हम सब लोगों का तन मन संवारती है। और कैसे संवारती है कि जब ये पवन हमारे शरीर को, हमारे मन को अच्छी लगती है तो हमारा मन और तन यानी कि शरीर संवर जाते हैं। आगे है शब्दों के रूप, आपकी एक्सरसाइज में है शब्दों के रूप, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं यहाँ पर। तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। पंक्तियां हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही। तो इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, यानी कि हर पग पर, पग पग का मतलब हर पग पर, कदम कदम पर, पग पग यानी कि हर पग पर यानी कि हर कदम पर 2 बार जब आ जाता है, जैसे कहा गया आपको कि गली गली यानी कि हर गली में, घर घर यानी कि हर घर में, तो ऐसे कुछ शब्द हैं आगे, इनके हमें अर्थ लिखने होंगे। चलिए कर लेते हैं। घर घर यानी कि हर घर में, लिखते हैं साथ के साथ, हर घर में। अगला है बाल बाल, मतलब हर बाल में। ठीक है बेटा, इसके बाद है में, बिंदी जरूर लगाया कीजिए बेटा, है ना। सांस सांस मतलब हर सांस में, इनको इसके बाद में मिटा दूंगी, इसलिए अगर आपको कुछ लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे के 2 लिखने के लिए जगह बची नहीं है, उनको मैं इनको हटा के ही लिखूंगी। तो घर घर में का मतलब हर घर में, बाल बाल का मतलब हर बाल में, और सांस सांस का मतलब हर सांस में। तो जब 2 बार ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनके इस तरीके से अलग मीनिंग बेटा निकलते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है देश देश यानी कि हर देश में, हर देश में। उसके बाद पर्वत पर्वत मतलब कि हर पर्वत में। ठीक है, हर पर्वत में इसका मतलब हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि ये भी फिर भी हट जाएगा। ये आपका घर घर का मतलब हर घर में, बाल बाल का मतलब हर बाल में, सांस सांस का मतलब हर सांस में, देश देश का मतलब हर देश में, और पर्वत पर्वत का मतलब है हर पर्वत में। ये आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपको लाइन दी गई है, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ये कही गई है, कविता की लाइनें हैं बेटा आपकी। वह बुद्ध भूमि मेरी, पहले किया गया वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप ये कुछ नए शब्द बनाइए और इनके अर्थ पता लगाइए। तो ये बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको समझना होगा। इसको हालांकि मैं आपके लिए आसान कर दूंगी। देखिए, भूमि से शब्द क्या क्या बनेंगे। आपका तप जोड़ करके अगर आपको बनाना है तो बनेगा तपोभूमि, तपोभूमि। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति तपस्या करता है, कोई साधु सन्यासी तपस्या करता है जिस भूमि पर, वो उसकी तपोभूमि हो जाती है। ठीक है, अगला है देवभूमि। देवभूमि किसे कहते हैं? जहां पर देवता निवास करते हैं, जहां देवों के, अपने ईश्वर के घर होते हैं, भगवान के घर होते हैं, उसे देवभूमि कहा जाता है। अगला है भारत भूमि। भारत भूमि किसे कहा जाएगा? अब हमारे देश की, भारत की भूमि को, हमारे भारत की धरती को भारत भूमि कहा जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। जन्म से बनेगा जन्मभूमि, आपने बुक में भी पढ़ा है बेटा, इस पार्ट में था जन्मभूमि, कई बार आया शब्द। जन्मभूमि का मतलब वो जमीन, वो धरती जिस पर हमने जन्म लिया है, वो हमारी
जन्मभूमि कहलाती है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आगे है कर्म भूमि। कर्म भूमि किसे कहते हैं? वो भूमि जहां पर हम अपनी कर्म करते हैं, जहां पर हम अपने लिए परिश्रम करते हैं, उसे हमारी कर्म भूमि कहा जाता है। आगे है कर्तव्य भूमि। जो हमारी कर्तव्य भूमि है, जहाँ के लिए हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिसके लिए हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, उसे हम कर्तव्य भूमि कहते हैं। जैसे कि किसी का ऑफिस हो सकता है जिसे वो अपनी कर्म भूमि या फिर कर्म भूमि का मतलब है कि जहाँ पर हमें कर्म करना है। कर्म में और कर्तव्य में बेटा थोड़ा सा फर्क होता है। कर्म मीन्स टू से जिसको करके हमें वहां पर हमें प्रयास करना है, जो है क्या कि परिश्रम करना है, वो हमारी कर्म भूमि है। लेकिन कर्तव्य भूमि का मतलब होता है कि जिसके लिए हमें करना ही करना है, मैंडेटरी है, जरूर करना चाहिए, वो कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य भूमि वो हो गई जहां पर हमें जरूर कुछ करना है ताकि उस भूमि का कुछ हित हो, उस भूमि का कुछ भला हो। मरुभूमि रेगिस्तान को कहते हैं, मरुस्थल को कहते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसको मैं हटा दूंगी। आपके यहाँ पर 6 ही गोले दिए गए हैं, जबकि मैं आपको सबकी मीनिंग बता रही हूँ। यहाँ पर मरुभूमि का मतलब है रेगिस्तान, जहां पर मरुस्थल है, जहां पर रेत है। मरु का मतलब रेत, जिस जगह पर रेत ही रेत है उसे मरुभूमि कहा जाएगा। मरुस्थल को यानी कि रेगिस्तान को, डेजर्ट को रेत कहा जाता है बेटा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। रेगिस्तान को रेत कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत में थार का रेगिस्तान है, साथ में सहारा रेगिस्तान है। तो ये रेगिस्तान जो होते हैं, इनको जहां पर रेत होता है, उन्हें मरुभूमि कहा जाता है। मलय भूमि ऐसी भूमि जहां पर मलय पर्वत है, जहाँ की भूमि वहां पर आती है, जो है मलय भूमि, यानी कि जहां पर मलय पर्वत है, उसे मलय भूमि कहा जाएगा। मल्ल भूमि जहां पर पहलवान लोग मल्ल की अभ्यास करते हैं, उसको मल्ल भूमि कहा जाता है। आगे है यज्ञ भूमि, जहां पर यज्ञ किया जाएगा, वो भूमि यज्ञ भूमि कहलाएगी, है ना बेटा। उसके बाद आगे मैं यहीं आसपास लिख दूंगी सारे के सारे बेटा। इसके बाद रंग भूमि, जहां पर रंग कहते हैं बेटा, रंग कहते हैं नाटक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रंगमंच। ठीक है बेटा। तो रंग भूमि हो गई जहां पर नाटक कर रहे हैं, कोई लोग नाटक कर रहे हैं, उसको रंगभूमि कहा जाता है, रंगमंच कहा जाता है। रणभूमि, रणभूमि यानी कि ऐसी भूमि जिस पर कोई रण करने वाला है। रण का मतलब युद्ध, लड़ाई। तो रणभूमि होती है जहां पर युद्ध हो रहा होता है, उसे रणभूमि कहा जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र महाभारत की रणभूमि थी। आगे है सिद्ध भूमि। सिद्ध भूमि जहां पर किसी का कोई काम सफल हुआ हो, या फिर जहां किसी की तपस्या सफल हुई हो, या कोई जगह जो अपने आप को साबित कर चुकी हो कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो चुका है, उसे सिद्ध भूमि कहा जाता है। तो इन सभी शब्दों से आप भूमि जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं, और सबका मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है बेटा। इसके आगे आपका एक्सरसाइज है, इसमें आपको दिया गया है कि थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, यानी कि थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा समान, यानी कि थोड़ा सा मिलता हुआ थोड़ा सा अलग। तो ये 2 लाइनें आपको पढ़नी है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाए। इन लाइनों को मैंने जब कविता पढ़ाई थी बेटा, तभी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया था। तो एक मात्रा से ही खाली इन 2 शब्दों का बिल्कुल अर्थ बदल गया है, दया और दिया। इन दोनों शब्दों में देखिए कितना अंतर हो गया, दया और दिया, दया और दिया, दोनों में कितना अंतर हो गया। दया तो होता है किसी के ऊपर आपको मर्सी दिखानी, या किसी के ऊपर आपको एक तरह से तरस खा गया, आपको किसी पर तरस आ गया, किसी पर दया आ गई, आप किसी के लिए सिंपैथी दिखाने लगे। और दिया मतलब यहाँ पर दिया है कहा गया है दीपक के लिए, जो आप दिवाली पर जलाते हैं बेटा, उसको दिया दिखाया, यानी कि उजाला दिखाया, जग को उजाला दिखाया के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस मात्रा से दोनों में काफी जो है बदलाव आ गया, काफी मीनिंग बदल गया है। तो ऐसे शब्दों की सूची आपको बनानी है जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो ऐसे शब्दों में आपको थोड़े से बताऊंगी, आप ऐसे और शब्द बेटा ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शब्द बनेंगे बेटा दिन और दीन। दिन का मतलब हो गया डे टाइम, दिन का समय, और दीन जिसके ऊपर आपको दया दिखानी होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख करके दया आ जाए, बहुत बुरी हालत में कोई है तो उसकी हालत को कहा जाता है बड़ी दीन दशा में है कोई व्यक्ति, उसके ऊपर सबको दया आने लगी। तो दिन और दीन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से बेटे। दिन का मतलब होता है दिन का समय, और दीन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी हालत बहुत खराब है। इसके बाद जाति, जाति किसी की कम्युनिटी हो सकती है,
और जाति मतलब जाना, गोइंग वर्ब हो गई है। जाति का मतलब कोई कम्युनिटी जो कि जाति है, जाति धर्म की बात होती है, और जाति यानी कि जो जा रही है, कोई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला पेयर हम लोग लेंगे। जैसे कहा जाता है कि हरि आपका इस आपकी जो कविता थी पुष्प की अभिलाषा, उसमें भी आया था हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं आया था। हरि का मतलब ईश्वर होता है। वहीं पर अगर आप कहेंगे तो हरि, हरि मतलब ये आपका कलर हो गया, हरा कलर हो गया ये, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। अगला है कुल, कुल यानी कि वंश किसी का, और कूल यानी कि किनारा को कहते हैं हिंदी में कूल बेटा। बाकी इंग्लिश में भी कूल आपका शब्द आता है। एक होता है सुत, सुत का मतलब बेटा, और सूत का मतलब धागा। जब बड़ी मात्रा लग जाती है तो ये धागा बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें एक मात्रा के हटते ही बिल्कुल वहां पर चीजें अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग तरह की चीज बन जाती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसके बाद है पाठ से आगे। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत आपको दिए गए हैं कि आप बताना क्या क्या है। आपको वहां की प्रकृति के बारे में बताना है, वहां के खान पान के बारे में बताना है, वहां की जलवायु के बारे में बताना है, और वहां के प्रसिद्ध स्थान बताने हैं। तो जैसे मैं पर्सनली अपना अगर मैं बताऊं तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर बहुत हरियाली भी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंक्रीट के जंगल भी है, एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे मकान है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो मिक्स है। यहाँ पर प्रकृति ऐसी है कि यहाँ का तापमान जो है, कभी जब सर्दियां होती है तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, गर्मियां होती है तो बहुत गर्म होता है, और जब बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है। साथ में खान पान की बात करूं तो यहाँ पर अपना निजी कोई खान पान दिल्ली का नहीं है बेटे। यहाँ पर पंजाब के छोले भटूरे भी प्रसिद्ध हैं, तो आपका साउथ इंडिया का डोसा, इडली, वो भी बहुत लोग पसंद करके खाते हैं। यहाँ पर छोले कुलचे भी लोग पसंद करके खाते हैं, जलेबी, रबड़ी, पेठा, मतलब हर चीज दिल्ली में आपकी खान पान के लिए, यहाँ के लोग खान पान में बहुत चटोरे माने जाते हैं, बहुत ही खान पान के शौकीन माने जाते हैं। दिल्ली की अपनी चाट बहुत फेमस है, दिल्ली की चाट कही जाती है। हालांकि दिल्ली में अगर कोई आए तो उसको यहाँ खाने पीने की मुझे लगता है कि सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। जलवायु यहाँ की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ठंडी रहती है। साथ में प्रसिद्ध स्थान यहाँ के सभी को मालूम है। दिल्ली का लाल किला सबसे फेमस है, इसके अलावा कुतुब मीनार है, यहाँ पर नया अक्षरधाम मंदिर बना है। यहाँ पर कोई भी अगर दिल्ली के बाहर वाले बच्चे हैं यहाँ आए तो जरूर देख करके जाएं, और दिल्ली के बच्चे भी अगर अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए। इसके अलावा आपका लाल किला है, कुतुब मीनार है, इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर है, बिरला मंदिर है, इनके अलावा जंतर मंतर है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है। म्यूजियम्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, यहाँ पर आपके लिए साइंस का म्यूजियम है, नेशनल साइंस सेंटर है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर डॉल्स म्यूजियम है। इनके अलावा आपके लिए इंडिया गेट है, इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल भी बना है साथ में, और दिल्ली की यमुना नदी है यहाँ पर। और इतने इनके अलावा भी चीजें आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पार्क हैं। इनके अलावा ट्रेड फेयर है जो कि हर साल लगता है यहाँ पर, वहां पर बुक फेयर भी लगता है, ऑटो फेयर भी लगता है, तो यहाँ पर बहुत तरह के मेले भी लगते हैं। तो यहाँ के बाजार है देखने के लिए, चांदनी चौक है, करोल बाग है, सरोजनी नगर है, कृष्णा नगर है, लाजपत नगर है, सेंट्रल मार्केट है। ऐसी यहाँ की बहुत सारी मार्केट भी हैं जो बहुत फेमस है। खाने पीने के लिए यहाँ की बहुत सारी जगहें फेमस है। यहाँ की कनॉट प्लेस बहुत फेमस है यहाँ का, है ना। यहाँ दिल्ली की मेट्रो बहुत प्रसिद्ध है, दिल्ली की मेट्रो जो है उसके नाम से दिल्ली को लोग जानते हैं। तो ये सब बातें आप दिल्ली के बारे में लिख सकते हैं। बाकी का आपके अपने प्रदेश के लिए, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आप अपने प्रदेश की चीजों को बेटा मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, ताकि मुझे भी आपके एरिया के बारे में पता चले। अगला प्रश्न है आपका, अपने परिवार के किसी सदस्य में या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो ये तो आपको अपने ही परिवार के किसी सदस्य के बारे में लिखनी पड़ेगी, या फिर अपने किसी मित्र के बारे में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं अपने मित्र के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे मित्र हैं, वो मेरी ही उम्र की हैं, और उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। जाहिर सी बात है, मेरी मित्र है तो उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो उनकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि वो कभी भी जी हुजूरी नहीं करती हैं। वो हमेशा मतलब कि हाँ में हाँ नहीं मिलाती हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहां वो मुझे करेक्ट करती है, मेरी बात को कहती है ऐसे नहीं, आपको
ऐसे करना चाहिए, मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है वहां मुझे हेल्प करती हैं और बहुत लंबे समय से मेरा उनके साथ साथ है। हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और अगर कोई परेशानी है जहां हम काम आ सकते हैं वहां हम एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं बेटे। आगे है आपका वंशी से। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, वंशी सुनाई उन्होंने और पुनीत गीता सुनाई। वंशी का मतलब बांसुरी और पुनीत का मतलब पवित्र। इनका मैं बताती हूँ बेटा, आप लोग लिखते हैं कई बार ऊपर ये बिंदी नहीं लगाते हैं, ये बिंदी है बेटा, क्योंकि टैब में बिंदी नहीं लग सकती इसलिए मैं गोला बना रही हूँ, तो ये बिंदी जरूर लगाएं, इससे ही आपका शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बना। पुनीत का मतलब है पवित्र। जिस बच्चे का नाम पुनीत है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए। और गीता, श्रीमद भगवत का गीता की जिसकी हमने बात की थी, वो पवित्र गीता उन्होंने सुनाई हमें, यानी कि श्री कृष्ण ने हमें बंसी भी सुनाई, यानी कि बांसुरी भी सुनाई और साथ में पवित्र गीता का उपदेश भी उन्हीं ने दिया हमें। यही कृष्ण मुरलीधर भी है, यही कृष्ण सुदर्शन धारी भी है, इनकी यही खासियत है। इसके बाद आपको बताया गया है कि बांसुरी जो है इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो ऐसे और भी कई वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको मुंह से फूंक के बजाया जाता है। तो उनके नाम इस वेब जो आपकी जो वर्ड पहेली है इसमें दिए गए हैं, शब्द पहेली है इसमें दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढ करके लिखने हैं। चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं इसमें से। सबसे पहले ही देखिए आपको शहनाई दिखाई पड़ रही है। शहनाई को सुनते ही, शहनाई का नाम सुनते ही मुझे बिस्मिल्लाह खां की याद आ गई, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे बांसुरी देखिए बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है मुझे, ये बांसुरी हो गई। आगे हो गया बीन, सपेरे बीन बजाकर सांप को बुलाते हैं। एक सींगी होती है, सींगी के अलावा देखिए आपको भी कुछ दिख रहा हो तो शंख है यहाँ पर। शंख के अलावा और देखिए कुछ और दिख रहा है आपको, देखिए ढूंढिए जल्दी जल्दी। अलगोजा होता है एक, अलगोजा बोलते हैं, वो भी अभी दिखेगा यहाँ पर हमको नीचे जब हम सारे के सारे देखेंगे। एक होता है नाद स्वरम बेटा, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आगे अब हम देखेंगे, इसमें आपको फोटोज दिए गए हैं बेटा। तो ये है अलगोजा, देखिए ये अलगोजा है, ठीक है, और ये बीन है, ठीक है। बीन हमने यहाँ पर लगाया ना बेटा, देखिए अलगोजा लगाया था ये और बीन लगाई थी। बीन के बाद ये बांसुरी है, बांसुरी के बाद ये सींगी है, ये शहनाई है और ये नाद, देखिए हमने नाद स्वरम लगाया था, नाद स्वरम है ये। और ये भंग यहाँ पर जो था हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा एक रह गया था, ये रह गया था भंग, ये क्या है देखिए यहाँ पर भंकोरा बोलते हैं इसको, ये भंकोरा यहाँ पर आ रहा था, ये रह गया था, इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं भंकोरा। और शंख, ठीक है, इन सबके चित्रों के आगे आप लिख सकते हैं। तो ये है अलगोजा, इसको लिख दूं मैं, अलगोजा। बीन, बांसुरी, बां तो लिखा ही हुआ है देखिए, उसके आगे का मैं लिख रही हूँ। सींगी होती है ये, आगे इसके आगे हम करेंगे शहनाई, यह नाद स्वरम, यह है बंकोरा और यह है शंख। ख ऐसे लिखा जाता है बेटा जोड़ करके, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो वो र व हो जाएगा, ख हमेशा जोड़ कर लिखा जाता है। तो शंख में देखिए यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, ये बिंदी मैंने लगा दी, शंख हो गया, ठीक है। आगे है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लेकर आई हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी इनका क्रम बदला जा सकता है। आप इन जो लेटर्स दिए गए हैं इन सबको आगे पीछे करके आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें आपको पहला बना दिया गया स म ह ग र से आपको महासागर बना दिया गया है। इसके आगे के कैसे बनेंगे, आगे बनेगा ह म य ल से आपका बनेगा हिमालय, ठीक है। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ग ग से आपका बनेगा गंगा, गंगा में बिंदी आएगी ऊपर।
उसके बाद भतर से भीतर, इससे भीतर भी बन सकता है और भारत भी बन सकता है, देखिए है ना, भारत भी बन सकता है। और ल क या से कोयल बन जाएगा, और न व न प से पवन बन जाएगा। ये सभी के सभी शब्द आपकी कविता में ही आए हुए शब्द हैं। इनके अलावा भी शब्द बन सकते हैं बेटा, उनको भी आप बना सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। तो आगे है, आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था, यानी कि वंदे मातरम जो आप गाते हैं स्कूलों में, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इस गीत को स्वतंत्रता की, इसको बेटा मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि इसका मीनिंग बहुत सारा है, तो इसको हम अलग से बनाएंगे। आपकी जो बाकी एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बना दी है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जो चीजें और रह गई है वो बता देती हूँ, इसको मैं अलग से बनाऊंगी आपको वंदे मातरम का मीनिंग बेटा। तो खोजबीन के लिए आपको दिया गया है कि इस पुस्तक में आपको QR कोड जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। ये पाठ के शुरू में ही, हर पाठ में आपके QR कोड दिए गए हैं, इनको आप फोन से अपने स्कैन कीजिए। आपको अगर नहीं पता है तो अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कि फोन से इस QR कोड को मैं कैसे स्कैन करूं। ये QR कोड है बेटा, ये रहा QR कोड आपका, है ना, तो ब्लैक कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये है, ये आपका ये QR कोड है, ठीक है, ये QR कोड है आपका। इसको आपने स्कैन करना है। जैसे फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कई बार कुछ बच्चे इस्तेमाल करते भी होंगे, फोन पे इस्तेमाल करते हैं, UPI इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इस पर अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ से काफी चीजें खुल जाएंगी। उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी पढ़ा। वंदे मातरम का बेटा अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले लेसन में, अगले वीडियो में। आप कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगी कि मातृभूमि से मिलती हुई कौन सी बातें हैं और कौन सी बातें अलग हैं, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत लंबा होता चला जा रहा है। उसको भी करूंगी तो 10-15 मिनट का वीडियो उसका बनेगा बेटा, है ना, तो उसको इसलिए मैं अलग से बनाऊंगी। तो आगे है, नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े। अभी जो मैंने आपको QR कोड बताया था उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। स्वाधीनता की सरगम, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये आपको QR कोड में मिलेगी, आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, इसे आप देख पाएंगे। साथ में ना हाथ एक शस्त्र हो, ध्वजा लिए बढ़े चलो, ये आपका, ये भी आपकी इसी में है। साथ में पुष्प की अभिलाषा भी आपको उसमें मिलेगी, और साथ में ये महिमा में अपना भारत, ये भी आपको QR कोड में मिलेगी। साथ में ये जो आपकी कविता है पुष्प की अभिलाषा, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में करवा ही दिया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा बेटा। वंदे मातरम का जो मीनिंग है वो आपको मैं अलग में समझा रही हूँ बेटा, तो उसे भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेटा, क्योंकि पूरी मल्हार आपके लिए मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में लेकर के आने वाली हूँ। तो आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।